मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ फर्स्ट गद्य भाग से यह पाठ है आपका। और आज की हमारी क्लास का जो शीर्षक है वह है दो बैलों की कथा। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत ही एक सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं ये, और इनके द्वारा यह रचित चैप्टर है। यह चैप्टर कहानी है, एक दो बैलों की कहानी के बारे में बताया गया है और यह इस चैप्टर का भाग 2 है। जैसा कि मैंने प्रथम भाग में आपको पढ़ा दिया था कि दो बैलों की कथा जो एक कहानी लिखी है ये दो बिंदुओं पर जुड़ती है। एक पहला बिंदु तो यह है कि एक किसान के बारे में अच्छे से बताया गया है। किसान दो बैलों को कितना प्यार करता है, दो बैल उस किसान को कितना प्यार करते हैं, उन बैलों का स्वभाव कितना सुंदर था, एक दूसरे को किस प्रकार वो मुख भाषा के माध्यम से एक दूसरे की भावना को व्यक्त करते थे। और दूसरी तरफ ये स्वतंत्रता की याद दिलाता है हमें। कहने का तात्पर्य यह है, इससे हमें एक शिक्षा यह भी प्राप्त होती है कि सीधेपन से कभी स्वतंत्रता मिल नहीं सकती है। सीधेपन के कारण हमें दूसरों के द्वारा हमारा दोहन होता है, इसलिए हमें न्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। यहाँ भी जो दो बैल हैं वो न्याय के खिलाफ लड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारा चैप्टर प्रारंभ हो जाता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जैसे दो बैल झूरी ने, जो किसान था झूरी नाम का, उसने दो बैलों को भेज दिया था। वहाँ वो बैल रह न पाए और खूंटों को तोड़कर दोबारा से झूरी के पास आ गए। उसके बाद में क्या होता है देखिए। घर और गांव के लड़के जमा हो गए हैं, सब लोग जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। और दो बैल जो आए थे वापस से, सभी गांव के बच्चे उन दोनों बैलों को देखकर बड़ी खुशी का इजहार करने लगे और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर महत्वपूर्ण थी। गांव में इतिहास की यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया और बच्चों की सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और एक बाल सभा होती उस गांव में, उस बाल सभा में निर्णय लिया गया कि इन दोनों को एक जीत के जश्न के रूप में इनको पुरस्कार देना चाहिए, दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया उन दोनों बैलों को, कोई तो अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चौकर लेके आया, कोई भूसी लेके आया। सभी बच्चे अपने अपने घर से तरह तरह की खाद्य वस्तुएं दो बैलों को खिलाने के लिए आए। कोई गुड़ लेकर आया, कोई भूसा लेके आया, कोई चौकर लेके आया, ये सारी चीजें लेकर आए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, और एक छोटे से बच्चे ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया और दूसरे बच्चे ने उसका समर्थन किया। क्या समर्थन किया? इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। और दूसरे बच्चों ने कहा कि देखिए, एक बच्चे ने कहा ऐसे बैल कहीं भी नहीं होंगे, दूसरे ने कहा कितनी दूर से चले आ रहे हैं। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, और ये बैल नहीं है, साक्षात ये मनुष्य हैं, आदमी हैं, इनका व्यवहार आदमी की तरह है। इतिहास इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, और ऐसी बातों का जो बच्चे बोल रहे थे उनका वाद विवाद करने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, और झूरी की जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, उसने दोनों बैलों को जब द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी, वो स्त्री थी, जो वो जलती थी दोनों बैलों से, तो उसको देखकर वो जल उठी, ईर्ष्या करने लगी। कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। और इतने गलत शब्दों का झूरी की पत्नी ने, जो स्त्री थी झूरी की, उसने उन दोनों बैलों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा नमक हराम, एक दिन भी काम करने के लिए वहां नहीं रुके। देखिए
झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है। और झूरी इस प्रकार के आक्षेपों को, जो आक्षेप झूरी की स्त्री जो लगा रही थी दोनों बैलों पर, इस प्रकार के आक्षेपों को उसने नहीं सुना। और उसने पूछा नमक हराम क्यों है ये। झूरी ने पूछा, जब स्त्री ने उनको नमक हराम कहा, झूरी की ने चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी ने कहा इनको चारा दाना नहीं दिया गया तो वहां क्या करते फिर। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। और जो स्त्री थी झूरी की, उसने कहा बस छोड़िए, तुम ही तो इनको खाना खिलाना जानते हो और कोई तो खाना खिलाना जानता ही नहीं है। और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, और तो सभी लोग खाना खिलाने की अपेक्षा पानी पिला पिला कर रखते हैं ना, आप ही खिलाना जानते हैं। इस प्रकार यह जो झूरी की जो स्त्री थी, उसने झूरी को कहा कि आप ही खिलाना जानते हैं और तो पानी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। और झूरी ने कहा इनको अगर चारा दिया जाता तो ये भागते नहीं। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, और भागे इसलिए है कि वो तुम जैसे लोगों की तरह बैलों को, बुद्धुओं को इस प्रकार सहलाते नहीं है। खिलाते हैं तो रगड़ जोतते भी हैं, और खिलाते हैं तो रगड़ जोत कर काम भी लेते हैं उनसे, ऐसा झूरी की स्त्री कह रही है। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। ये दोनों कामचोर हैं इसलिए भाग कर आए, इनको कोई काम नहीं हुआ हो उनसे, खाने पाने में तो मस्त है लेकिन खाने के बराबर एक काम नहीं करते, इसलिए वहां से भाग आए। अब देखो कहां से खली और चौकर मिलता है। अब देखती हूँ कहां से इनको तुम खली और चौका दोगे। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। और सूखे मतलब भूसे के अलावा इनको मैं कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे खाएं उनको चाहे मरे, ऐसा झूरी की स्त्री ने कहा। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। और मजूर को कड़ी ताकीद कर दी, जो मजदूर था उसको कड़ी नसीहत दे दी कि इन बैलों को कुछ भी ना दिया जाए, ओनली भूसा दिया जाए, और वह भी भूसा सूखा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला। बैलों ने जिस प्रकार नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। और जब इस प्रकार का उन दोनों बैलों को भूसा डाला गया था, तो भूसा डालने के बाद में जैसे ही उन दोनों बैलों ने उस भूसे को खाया तो सूखा सूखा लगा। उन्होंने कहा ना तो इसमें चिकनाहट, ना कोई रस, ना कोई आनंद, न खाने में हमें कोई आनंद आ रहा है। और वो इस प्रकार दरवाजे की तरफ ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते अभी। अरे अरे थोड़ी सी खली डाल दो, पीना, खली मीन्स पीना, थोड़ी सी पीना डाल दो जिससे उसे गीला पना आ जाएगा और वो अच्छे से रुचिपूर्वक खा लेंगे। झूरी ने कहा मालकिन मुझे मार ही डालेगी। और झूरी ने जब मजदूर से इस प्रकार कहा कि इसमें थोड़ा सा आप खली मिला दीजिए और गीला कर दीजिए और जो बैल है वो खा लेंगे, तब उसने कहा नहीं, मुझे जो मालकिन है घर की अर्थात झूरी की जो स्त्री है वो नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार मजदूर ने कहा। चुराकर डाला, मालिक उनको पता ही नहीं लगेगा, ऐसा कहा झूरी ने। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। नहीं दादा, तुम भी उन्हीं की कहोगे, अभी तो मुझसे कह रहे हो लेकिन फिर उसके बाद में तुम उन्हीं की सी बात कहोगे। अब ये दूसरे दिन की बात है, दूसरा भाग यहां से प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। और फिर से झूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब की बार तो उन्होंने गाड़ी में जोता, गाड़ी में अच्छी से कस के भाग दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। उस गाड़ी को किसने गिराना चाहा? मोती ने, लेकिन हीरा ने उसी समय उसको संभाल लिया था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और शाम के समय झूरी का जो साला था उसने उन दोनों बैलों को अपने घर में बड़े जोश से कठोर रस्सी के साथ में बांधा।
बांधा और कल की शरारत का मजा चलाया। और कल की शरारत, जो कल की शरारत की थी उन दोनों बैलों ने, अर्थात भागकर आए थे, उसका उन्होंने अच्छे से मजा चलाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसने उन दोनों बैलों को, जो जूरी के बैल थे, उनको उन्होंने अच्छे से नहीं खिलाया, अर्थात उनको सूखा भूसा दिया। लेकिन उसके जो स्वयं के बैल थे, जो जूरी के साले थे, उनको उसने अच्छे से खिलाया। देखिए कितनी निष्ठुरता थी उस जूरी के साले के अंदर, क्योंकि जूरी की साले की भावना उसकी बहन जैसी थी। जो जूरी के साले की भावना जो थी उसकी अपनी बहन जैसी थी, जो जूरी की पत्नी थी उस जैसी थी। तो उसने भी वही किया जैसा जूरी की पत्नी करती आई है, अर्थात जो साला था उसने अपने बैलों को तो अच्छे से अब भूसा डाला, खली डाली, अच्छे से उसको मत के उस साले को खिलाया अपने बैलों को। लेकिन देखिए नाइंसाफी, देखिए अन्याय वाली बात देखी गई है कि मतलब अपने बैलों को उसने अच्छे से खिलाया और जो जूरी के बैल थे उनको उसने सूखा भूसा खिलाया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था और दोनों बैलों का इस प्रकार का अपमान जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था और जूरी का व्यवहार उन दोनों बैलों के साथ में बहुत अच्छा था। जिस प्रकार एक माँ बाप का अपने पुत्र के प्रति व्यवहार होता है, उसी प्रकार उस जूरी का व्यवहार उन दोनों के प्रति बहुत सुंदर था। यहाँ तक वो फूलों की छड़ी से उनको दोनों बैलों को टच तक नहीं करता था, इतना प्यार करता था जूरी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और उसकी एक आवाज पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी और देखिए जूरी इतना प्यार करता था, लेकिन जूरी के ससुराल में पर बहुत जोर से मार पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा और उस पर आहत तो उन्हें चोट तो पहुंचाई जा रही थी, उसके बाद में उनको सूखा भूसा दिया जा रहा था। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई और नाद की तरफ उन्होंने फिर से आंखें नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और जो गया था जूरी का साला था, उसने पुनः उन दोनों बैलों के माध्यम से खेत को जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, दोनों ने पैर न उठाने की कसम खा ली थी। ऐसा लग रहा था जब जूरी के साले गया ने इनको अपने खेत को जोतने के लिए इनको चलाया, बैलों से हल बांध कर, और तब वो जो बैल थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कसम खा ली हो कि हम खेत को नहीं जोतेंगे और एक जगह से वो दूसरे स्थान पर छिगे नहीं। वह मारते मारते थक गया और गया जो था जूरी का साला, उसने खूब मारा पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए और उस निर्दयी ने जब हीरा की नाक पर डंडे जमाए, हीरा नामक जो बैल था, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया और मोती का जो गुस्सा था वो काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा और मोती हल को लेकर भाग गया। हल रस्सी जुआ जोत सब कूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आती। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भावना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की पड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेगी। और उसने कहा, हीरा ने कहा कि पढ़ने दो, यह जो बैल की जो जाति होती है वो मारने के लिए होती है और हम सहन करेंगे, हमें मारने दो। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया तो आदमियों के साथ में दौड़ा चला रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। और मोती ने कहा, क्योंकि मोती थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था और हीरा जो था वो सहनशील स्वभाव का था, दोनों के स्वभाव में अंतर था। अर्थात राम कह सकते हैं कि जो आपके हीरा था वो राम था और जो मोती था वो लक्ष्मण की तरह उग्र थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। और मोती ने कहा, मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दूं, थोड़ा सा दिखा दूं इनको ढंग से। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो जाओ।
मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो लोगों को गिरा दूंगा। मोती ने कहा अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो लोगों को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। और हीरा ने कहा मोती से, नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ लेकर चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की। और कुशलता की बात यह है कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना भी मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। और उसी घर में एक छोटी सी कन्या थी। उस कन्या ने उन दोनों के मुंह में 2 रोटी दे दी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। आप जानते इतने बड़े बैल और रोटियों से कहाँ, 1-2 रोटियों से कहाँ शांति मिलती थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी, एक आकांक्षा की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ भी किसी सज्जन का आवास है। लड़की भैरों की थी। और लड़की किसकी थी? भैरों की थी। यहाँ भी एक कोई सज्जन है, क्योंकि हर स्थान पे एक सज्जन जरूर होता है। दुर्जनों की तादाद ज्यादा है, लेकिन दुर्जनों के बीच में एक न एक कोई सज्जन जरूर होता है। उसकी भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी और सौतेली जो माँ थी उसे मारती रहती थी। इसलिए बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई और इन दोनों बैलों से उस लड़की की आत्मीयता हो गई, क्योंकि जो भैरव की पत्नी थी वो खत्म हो गई थी, अर्थात उस लड़की की जो माँ थी वो खत्म हो गई थी। उसकी जो सौतेली माँ थी उस लड़की को पालती थी और सौतेली माँ उस लड़की को बहुत ज़्यादा मारती थी। और मारने के कारण उसकी जो आत्मीयता थी वो अपनी सौतेली माँ से हटकर और आत्मीयता दोनों बैलों के प्रति हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रूम में विद्रोह भरा हुआ था और दोनों को निष्ठुरता के साथ में वहां रखा गया। दोनों को सूखा भूसा दिया जाता था, कभी कभी सूखा भूसा भी नहीं, और कभी कभी जो भैरव की बेटी थी वो उनको रोटी दे जाती थी। आत्मीयता तो उससे थोड़ा सा आनंदित रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी उन दोनों की आंखों में विद्रोह की, लड़ाई की भावना तो रहती थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। और एक दिन अपनी मूक भाषा में, जो जानवरों की मूक भाषा होती है उसको हम नहीं समझ पाते, कहते हैं खग जाने खग की भाषा, अर्थात पक्षी की, अर्थात जानवर की भाषा को समझता है। तो एक दिन मोती ने हीरा से कहा, मूक भाषा में कहा, अब हमसे यहाँ रहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, एक आध दो को मैं सींगों पर उठाकर फेंक दूं। मोती ने हीरा से कहा, सलाह कर रहे हैं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है। जानते हो आप, जो हमें प्यारी सी जो रोटी खिलाती है, प्यारी सी जो लड़की है, उसके जो पिताजी हैं भैरव, वह इस घर के मालिक हैं। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? अरे ये बेचारी, अगर उसको मार दिया हमने, यहाँ के भैरव को मार दिया, तो ये बच्ची अनाथ नहीं हो जाएगी? तो मालकिन को न फेंक दूं, तो जो मालकिन है उसको ही न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। और मोती ने कहा कि जो मालकिन है, जो सौतेली माँ है उसकी, उस लड़की की, उसी को नहीं मार दूं, क्योंकि वो मारती है उस लड़की को। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाती हूँ। और उसने हीरा ने कहा मोती से कि आप भूल जाते हो हमारे धर्म की क्या विशेषता है, कि हमारा जो धर्म है, देखिए जानवरों का भी धर्म होता है। उन्होंने कहा स्त्री जाति पर सींग उठाना हमारा धर्म नहीं, और मैं स्त्री जाति पर सींग नहीं उठाएंगे, ये तुम बार बार भूल जाते हो। हीरा मोती से कह रहा है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दे रहे हो, बताओ यहाँ से इस रस्सों को तोड़कर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। और हीरा ने कहा कि तोड़कर चलते हैं, यह मैं आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा ने कहा मोती से, ठीक है, आपके इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा ने कहा मोती से, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। और देखिए बुद्धिमानी
कहते हैं कि बुद्ध जीव भी, जानवर भी बुद्धिशाली होते हैं, विवेक युक्त होते हैं, विवेकता की द्योतक होते हैं। उसने कहा कि पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। और मोती ने कहा पहले थोड़ा सा रस्सी को चबा लेती है, चबा के जो उसकी मतलब कठोरता है वो मुलायमता में बदल जाएगी, अर्थात जो कठोर रस्सी है वो मुलायम हो जाएगी, अर्थात टूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार पहले हम चबा लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं। इस प्रकार किसने कहा? मोती ने कहा हीरा से। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। जब रात को खिलाती थी क्योंकि वो भैरों को पता नहीं लग जाए और मालकिन जो थी सौतीली माँ उसको पता नहीं लग जाए, इसलिए वो रात में खिलाने आती थी जैसे किसी को पता ना लग जाए। दोनों रस्सियां चबाने लगे पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। लेकिन जो मोटी रस्सी थी वो मुंह में नहीं आती थी। छोटी रस्सी उन्होंने तोड़ दी, लेकिन मोटी रस्सी थी इसलिए वो तोड़ नहीं पाए और उसको मुंह में नहीं लगा पाए, जोर जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। सहसा घर का दरवाजा खुल गया, वो लड़की आई। लड़की को उन्होंने उसको सिर झुकाया उसके सामने और उसके हाथ को चाटने लगे कि पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहला और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। और वो लड़की आई, जो भैरव की लड़की थी, जो कन्या थी, वो आई। उसने देखा कि ये तोड़ने का रस्सी को साहस कर रहे हैं, तो उसने और उनकी हेल्प की, मदद की उस लड़की ने। और उसने कहा मैं खोल देती हूँ, आप भाग जाना। वो भी साथ दे रही, छोटी सी कन्या। देखिए उन जानवरों की भावना को समझ रही, उन जानवरों के साथ में जो गया का और लोगों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, सारे व्यवहार को समझ रही है और वो उनकी मदद कर रही है और उनको अच्छे से सहला रही है। वो उनके माथे को, उनकी पूंछ को, उनके शरीर को अच्छे से दोनों में सहला रही है। और उसने कहा मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाना आप। तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए और यहाँ तुम्हें मार डालेंगे लोग। और घर पर आज सलाह हो रही है कि दोनों की नाक में नाथ कैसे डाली जाए। उसने गराब खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने जो गले की रस्सी थी वो खोल दी, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं हो? और मोती ने अपनी भाषा में पूछा हीरा से, आप चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। चले तो कैसे? किसने कहा? हीरा ने कहा। किससे कहा? अपने मित्र मोती से कहा कि इस लड़की पर आफत आ जाएगी, क्योंकि ये समझ जाएंगे इस लड़की ने ही रस्सी खोली होगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। और जोर से चिल्लाई सहसा, और जानबूझ के चिल्लाई वो तो, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो, ये आपके बैल भागे जा रहे हैं। और इस प्रकार वो भागे जा रहे हैं। यहाँ तक आपका ये सेकंड भाग कंप्लीट हो जाता है। थर्ड भाग में हम इसके बाद में आपको और पढ़ाएंगे। जहाँ भी कोई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, और कोई भी किसी भी प्रकार की बात इसमें पंक्ति, इसमें कोई शब्द नहीं समझ आया हो तो आप कभी पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।